नमस्कार। कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज इस बड़ी बहस में इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में हमारी मीडिया की क्या भूमिका है। हम कहने को तो कोरोना योद्धा हैं और पब्लिक स्वीकार भी कर रही है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? क्या वाकई में एक कोरोना योद्धा का फर्ज हम निभा रहे हैं? कई तरह के ऐसे सवाल हैं जिस सवालों को लेकर लोग मीडिया पर भी सवाल कर रहे हैं कि आखिर हम दिखाना क्या चाहते हैं। डॉक्टर के पास पीपीई किट नहीं है, टेस्ट नहीं हो रहे हैं, जो मजदूर प्रवासी मजदूर वापस लौट रहे हैं उनकी व्यथा को हम नहीं दिखा रहे हैं। हम दिखा रहे हैं मरकज कितने गांव-गांव तो कहां तक वो फैलाए बीमारियों को, हम उस पर फोकस कर रहे हैं। हम उससे भी बात नहीं बनती है तो भारत पाकिस्तान में पानी बंद किया जा रहा है, तो पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, कोरोना को संभाल नहीं पा रहा है पाकिस्तान। कई इस तरह के नैरेटिव चलाने की कोशिश चल रही है मीडिया के द्वारा। हम लोग भी उस नैरेटिव में शामिल हैं। तो क्या वाकई में इस तरह से ये चीजें सामने आएंगी? ये बड़ी बात है। और हम जा कहाँ रहे हैं? हमारे पास देखिए, मीडिया के पास जो ढाल है, जिसके सहारे हम रिपोर्टिंग करते थे, या जिस मनोबल के सहारे या जिस नैतिक बल के सहारे हम पत्रकारिता करते थे, वो था पब्लिक ओपिनियन। सबको डर लगता था, पदाधिकारी को भी डर लगता था, नेताओं को भी डर लगता था कि भाई ये इस पत्रकार के अगर कुछ खबर दिखा रहा है तो मेरा पब्लिक ओपिनियन बिगड़ सकता है। लेकिन आज हम पब्लिक ओपिनियन बनाने की जगह पे हम क्या कर रहे हैं, चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे। और इस पैनल में देश के कई जाने माने पत्रकार शामिल होंगे, कई पुराने पत्रकार भी हमारे साथ शामिल होंगे जिनका एक लंबा कैरियर रहा है पत्रकारिता से जुड़े हुए। लेकिन हम शुरुआत रवीश जी से करेंगे। हमारे साथ रवीश जी जुड़े हैं। नमस्कार रवीश जी, क्या हाल चाल बा? हमार तो तनी ठीके बा, लेकिन लोग के नहीं ठीक। हमनी के जो मीडिया में बानी सन ओकर तो हाल तो और ही ठीक नहीं है। और आपने जो अभी कह रहे थे तो उस संदर्भ में अगर हम जवाब दी तो बहुत खराब हाल बा। और जब एक बार मीडिया के हाल खराब हो जाला तो वह देखी कि आम आदमी की आवाज खत्म हो जाला। और आम आदमी की अगर आवाज एबरा खत्म हो जाए तो ऐश करे वाला तो वही 50-60 को बड़ा सन, ओकनिए के बोलेरो पे घूमे वाला बड़ा सन, तो ओकनिए के ऐश होता। ओकनी के मजा बा, खाली मीटिंग करता रहसन, फोटो लेके पोस्ट कर देता रहसन, काम हो जाता। लेकिन जनता, अस्पताल, डॉक्टर सब देख रहा है कि क्या हो रहा है। संतोष जी, रवीश जी, ये जो हम लोगों के पास ढाल क्या था? मतलब हम लोग जो नेता ब्यूरोक्रेट हों या मंत्री हों जिनके सामने सवाल करते थे, एक भरोसा रहता था कि जनता हमारे साथ है, या जनता का भरोसा रहता था कि ये हमारी बात उन लोगों तक कर रहे हैं जहां तक हमारी पहुंच नहीं है। कई तरह की चीजें बदली है इस पत्रकारिता के दौर में। कोरोना जैसे संकट में हम जिस तरीके की पत्रकारिता कर रहे हैं, शराब की दुकान खुलवा रही है सरकार और आप सवाल कर रहे हैं जनता से कि भाई देखिए पॉकेट में पैसा, कहते हैं पैसा नहीं है, कि शराब खरीदने के लिए इनके पास पैसा है, ट्रेन में जाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। जनता से जो ये सवाल करने की प्रवृत्ति बढ़ी है, विपक्ष से सवाल करने की जो प्रवृत्ति बढ़ी है मीडिया में, कहां जाके ये थमेगा? क्या लगता है कि क्या होगा इस स्थिति में? संतोष जी, एक पूरी प्रक्रिया के तहत 2014 के बाद से पहले जनता को एक खास तरह के समूह में बदला गया और उस जनता के बीच लगातार वैसे पत्रकार जो सवाल उठा सकते हैं या उठा रहे थे अपने संस्थानों में, उनको कई तरीके से बदनाम किया गया। जैसे मुझे लोग नहीं जानते हैं लेकिन फिर भी वो व्हाट्सएप का मीम देखकर जानते हैं कि मैं कोई नक्सल हूं, या मैं कोई एंटी हिंदू हूं, या मैं कोई कुछ हूं। तो इस तरह की धारणाएं बना दी गई और उन लोगों ने और उनको कहा गया कि आप इन्हें मत सुनिए, आप उनको सुनिए जो धर्म के नाम पर नौटंकी करते हैं, जिनका काम है सरकार के वो हर चीज को। आजकल देश में मीडिया का काम हो गया है कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं उसको तरह तरह से सही साबित करना, वो जो कह रहे हैं सही, सब सही कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति के पीछे वो महत्वपूर्ण बने हुए हैं
अभी आप देखिए कि लाखों मजदूर, हम तो अपने कैमरे में या आप अपने कैमरे में चलते हुए 100 को ज्यादा से ज्यादा दिखा सकते हैं, लेकिन आप इसी वक्त लोग मुझे वीडियो भेज रहे हैं नासिक और से भिंड जाने वाले रास्ते पे एक व्यक्ति चल रहे हैं जिसमें सैकड़ों की संख्या में ट्रक चल रहा है और उसमें मजदूर जो है गर्मी में लदाए जा रहे हैं, बिना खाए पिए हकासल पियासल जा रहे हैं। उनसे 3-3 हजार रुपए भी ट्रक वालों ने लिए हैं, लेकिन उसको छोड़ के क्या हो रहा है। 2 दिन पहले 16 मजदूर ट्रेन से कट गए, लेकिन जब आपके भीतर जनता के बीच खून सूख गया है तो मीडिया सिरिंज डाल के देख रहा है कि इसके बीच में कहीं और खून बचा है जिससे हम सरकार के लिए कोई नई वाहवाही लिख सकें। तो आज आप देखिए कि क्या हुआ कि कोई चैनल है अंग्रेजी का, उसने सर्वे किया है कि प्रधानमंत्री की रेटिंग बढ़ गई है। वो कोई 79% हो गई है 71% से, या 71% हो गई है। इस वक्त कोई चुनाव नहीं है संतोष जी, इस वक्त जनता सड़क पर है, उसकी तकलीफ है, इसी सबको दूर करने के लिए सरकार चुनी जाती है। लेकिन सर्वे हो रहा है कि इन मजदूरों का दृश्य दिखाकर आप ये मत बताइए कि इनकी लोकप्रियता चली गई। देखिए इसमें हो क्या रहा है, मतलब ये बताया जा रहा है हम या आप या अजीत अंजुम या कोई भी जो मजदूरों की व्यथा को दिखा रहे हैं उसको डीलेजिटिमाइज किया जा रहा है। इसका मतलब ये कोई स्टोरी नहीं है, ये कोई रिपोर्ट नहीं है। वहां देखिए 79% लोकप्रियता, उनकी रेटिंग बढ़ गई है प्रधानमंत्री की। और इसको ट्वीट कौन कर रहा है? इसको ट्वीट कर रहा है रेल मंत्री पीयूष गोयल। कम से कम शोक की स्थिति में होते, अगर उन्हें यह भरोसा हो गया है। इसको ट्वीट कर रहे हैं देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। उनके पास ये फुर्सत है, कम से कम उन्हें भी इस बात को लेकर संकोच होना चाहिए कि इस वक्त हम रेटिंग को लेकर या लोकप्रियता को लेकर ट्वीट ना करें। अगर जनता इन सब बारीकियों को नहीं समझ रही है तो वो किस खाई में जा रही है, इसका एक उदाहरण उसने देख लिया कि लाखों की संख्या में मजदूर जिनके व्हाट्सएप पर 5 साल से लगातार फर्जी बातें पहुंचाई जा रही थी धर्म का सहारा लेकर। धर्म में तो यही सिखाया गया है कि आप सत्य के साथ होंगे, लेकिन धर्म के नाम पर कितना तरह का प्रोपेगेंडा इस देश में हो रहा है और जिसकी वजह से नागरिक बोध समाप्त कर दिया गया, सवाल समाप्त हो गए। अधिकारी इसलिए आपकी बात नहीं सुन रहा है, उसे लगता है कि सुन के क्या करेगा, वो चुनाव में जीतेगा। तो क्या हुआ, आपने ही पोस्ट लिखा था कि ठीक है चुनाव में जीतते रहे, लेकिन इस वक्त जनता प्यासी है। तो इस सरकार का दरवाजा खटखटाना मीडिया का, समर्थकों का या हर किसी का कर्तव्य बनता है ताकि वो लोगों को पानी पिलाए, मरे नहीं। लेकिन ऐसे वक्त में आप मुझे ये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 79% बढ़ गई है, हो गई है, 100% हो जाए। उनकी लोकप्रियता ही, व्यक्तिगत लोकप्रियता ही इस देश का सबसे बड़ा संकट है कि हम हर वक्त वो मीटर लेकर नाप रहे हैं। तो मीडिया ये गेम खेल रहा है, वो लोगों को लगातार आश्वस्त कर रहा है कि भीड़ के इस पाले में रहिए। जनता ने विपक्ष को सुनना बंद कर दिया है, तो जनता ने ऐसा करके कुछ सोचा होगा, विपक्ष को हम नहीं सुनेंगे, उसकी बातों को नहीं सुनेंगे। तो एक तरह से अहंकार बोध जो सत्ता में दिख रहा है वो इन्हीं सब प्रक्रियाओं के तहत दिख रहा है। लेकिन मिला क्या संतोष जी, आप 6 साल का ही हिसाब देख लीजिए कि आप सिर्फ फोटो खिंचवा रहे थे दुनिया के तमाम बड़े नेताओं के साथ। उन बड़े देशों में जाकर देखिए, इंग्लैंड की बात बताता हूं, वहां एक रेस्तरां चलाते हैं तो उनके जितने भी कर्मचारी हैं उनकी 80% तनख्वाह जो है वो सरकार दे रही है। आप जिनके साथ फोटो खिंचाकर गांव में बता रहे थे कि आप उनके जैसे बन गए, आप 10 दिन या 20 दिन भी नहीं संभाल पाए अपनी अर्थव्यवस्था को। अभी आपने किसी को दिया नहीं है कुछ भी, 50,000 60,000 करोड़ ही ज्यादा से ज्यादा खर्च किया है, अभी राज्यों को भी नहीं दिया है आपने। तो आपकी अर्थव्यवस्था की ये जो पूरा ढिंढोरा, फ्रॉड, प्रोपेगेंडा एक तरह से बनाया गया था, वो 1 हफ्ता, 1 महीना, 40 दिन, 47 दिन नहीं टिका। आपने अभी तक किसी को पैकेज अनाउंस नहीं किया, क्या देंगे, किसको देंगे, किसी को कुछ पता नहीं है। और ये अप्रैल का महीने की सैलरी का सब इंतजार कर रहे हैं। तो किसी को सैलरी मिली है, नहीं मिली है, लोग नहीं कह रहे हैं, ठीक है, वो उनका विश्वास नहीं है खुद में। अब वो जनता नहीं रहे ना, अब वो अगर हर चीज वो धर्म के पैमाने से देखेंगे, एक व्यक्ति की लोकप्रियता के पैमाने से देखेंगे, तो फिर
वो अपनी उनको सैलरी नहीं मिली है और अगले महीने भी ऐसा कोई क्रांति नहीं होने जा रहा है कि मिल जाएगी। तो इस वक्त जो स्थिति आई है अर्थव्यवस्था की वो बहुत ही विकट है। तो इस मोर्चे पर पूरी तरह से फेल रहे। आप अमेरिका में देखिए 2 करोड़ लोग, 2 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हुए। इस देश में बेरोजगार कितने हुए ये संख्या नहीं बताई जाती है, लेकिन ये जरूर बताई जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेटिंग 79% हो गई है। तो अगर हमने यही रास्ता चुन लिया है सबने मिलके और इस रास्ते से उन्हें कोई फायदा हो रहा है, फायदे का नाम यह है कि हमारी जीडीपी 0 पर पहुंच गई, इस पर कोई सवाल नहीं कर रहा है, बल्कि हर बात के जवाब में यह कहा जा रहा है कि उनको कोई हरा नहीं सकता है। तो क्या उनको बनाए रखना यही सबसे बड़ी चुनौती है? यही सवाल है। अभी तो कोई चुनाव हो नहीं रहा है, फिर उन्हें जिताया किस लिए गया था? जिताया तो इसी के लिए गया था ना कि आप इन कामों को देखेंगे। तो हमारा जो मीडिया है वो अब जनता का मीडिया नहीं है। जनता को समझ लेना चाहिए, वो अभी भी बहुत भोली है। जब परेशान होती है तो कहती है मीडिया कहां है। अरे भाई, जब मीडिया कहीं नहीं था तब आपको नजर क्यों नहीं आया कि मीडिया कहीं नहीं है? और टेलीविजन मीडिया का एक कैरेक्टर रहा है संतोष जी, वो हमेशा से मजदूरों के विरोध में रहा है। इसीलिए मजदूरों को गुलाम बनाने वाले, उनकी चमड़ी से खून निकालने वाले जितने भी कानून बनते हैं उसकी सबसे पहली वाहवाही टेलीविजन चैनलों पर होती है और अंग्रेजी के अखबारों में होती है। अब मजदूरों को यह तो पता नहीं है, उसे लगता है कि दुनिया खत्म हो चुकी है, कोई विकल्प नहीं है, तो चलो जो मिल रहा है वही हम लेंगे। लेकिन कितना अपमान हुआ बिहार के मजदूरों के साथ, कितना अपमान हुआ आप बताइए कि उसे धक्के देकर लात मार के उस तरह से सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया गया और जगह जगह उन्हें खोजकर उन्हें पिटवाया गया, बिहार के मजदूरों को, यूपी के मजदूरों को। तो किसी ने कोई सवाल नहीं किया। कोई सवाल करने जाइए, नहीं इनको कोई नहीं हरा सकता, नीतीश जी को कोई नहीं हरा सकता। भाई तो कोई जिता के ही तो भेजा है, तो क्या चुनाव के बाद सारे अखबार और टीवी बंद कर दिए जाने चाहिए? फिर हम और आप क्या करेंगे? फिर अब लोग बताएं कि क्या करना चाहिए। तो ये देखना चाहिए कि जो अब तक की जो तालाबंदी की स्थिति रही है वो आप इसलिए गए क्योंकि तब आपने कुछ नहीं किया था। अब आप तालाबंदी में गए तो अभी भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी भी आपने मेडिकल तैयारियों को इतना दुरुस्त नहीं किया है कि आपको भरोसा हो सके कि वहां जाने पे चीजें पूरी तरह से लैस हैं। आप दुनिया के अखबारों में देखिए, यूरोप में, मैं थोड़ा समय ले रहा हूं, आप अमेरिका में देखिए, डॉक्टरों की टीम रिसर्च कर रही है, हर हफ्ते रिसर्च दे रही है। आपको पता है, या पीएमसीएच नालंदा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को पता है कि यूरोप में अभी तक जितने डॉक्टरों की स्टडी हुई है उनमें से ज्यादातर वो मरे हैं जो इंटेंसिव केयर के एक्सपर्ट नहीं है। और क्यों नहीं? जो इंटेंसिव केयर के एक्सपर्ट हैं, जो एनेस्थेसिया का काम करते हैं, वो क्यों नहीं उस तादाद में संक्रमित हुए? उसका एक कारण है कि जो आईसीयू है वहां पर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किया गया है। नेगेटिव प्रेशर क्या होता है आप जापान में पता कीजिए, हांगकांग में पता कीजिए, ताइवान में पता कीजिए। बड़े बड़े एग्जॉस्ट से उस जगह की हवा को खींचकर निकाल दिया जाता है। हवा वहां ठहरती नहीं है। जो आईसीयू है, एक तरह का आईसीयू में जब आप जाते हैं तो गैस चैम्बर है, तो डॉक्टर भी जाने से डरता है। तो इन सब चीजों पे बहस नहीं हो रही है। तो लोगों का ध्यान किस पर जाता है? आप मेरे बारे में मुसलमानों से जोड़कर कोई झूठा अफवाह उड़ा दीजिए, लोगों का तुरंत ध्यान जाता है। हमारे चैनल पे एक खबर चली, जम्मू कश्मीर में सेना ने आतंकवादियों को मारा। अब उसको फोटोशॉप करके मेरी तरफ फोटो लगा के बोल रहे हैं उसमें कि मैं बोल रहा हूं कि सेना ने 5 नागरिकों को मारा, आतंकवादियों को नहीं मारा, है ना? जबकि मैंने ऐसा नहीं बोला। इसमें लोगों का दिमाग ज्यादा जा रहा है। तो लोगों को खत्म कर दिया गया है एक तरह से, ये आईटी सेल का प्रोपेगेंडा एजेंडा लगाकर। एक पूरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा हुआ इस 5 साल में, वो आईटी सेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपके खिलाफ इस तरह के जहर लोगों में भरा जा रहा होता है, तब आप क्या कर लेंगे फिर? तो इसीलिए यह आज हम और आप देख के जिसको तकलीफ हो रही है, जो पत्रकारों को जो संवेदनहीनता आई है, वो सारे सवाल खत्म हो गए। और आज के दिन मुझे मंत्रियों का ये ट्वीट करना कि 79% रेटिंग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, मुझे अश्लील लगता है। 2 दिन पहले लोग मरे हैं और अभी भी आपने 47-48 दिन गुजर जाने के बाद ऐसा कोई इंतजाम नहीं किया है
जिससे हम आश्वस्त हो सके कि चलिए, तब ध्यान नहीं गया, अब ध्यान गया है, तो अब आप कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ 3 लाख लोगों को आप लेकर गए, 1 करोड़ लोगों को रेलवे ढो सकती है एक दिन में, और अभी तक आप 3 लाख को बड़ा प्रचारित कर रहे हैं। ऐसे कितनी खबरें मैं गूगल से निकाल के दिखा दूंगा कि आपने अपनी रैलियां करने के लिए कितनी ट्रेनें हायर की और कितने लोगों को हजार बसों को जुटाकर एक पार्टी लोगों को ले गई वहां पर बड़ा सा हुजूम दिखाने के लिए। तो अगर यही महत्वपूर्ण है कि 79% उनकी रेटिंग हो गई है, तो छोड़िए, लोगों को भूखे मरने दीजिए। हम लोग भी दिखाते हैं, हम 10% और जोड़ देते हैं अपनी तरफ से कि 90% रेटिंग हो गई है, और इसी का जश्न मनाया जाए। संडे को बालकनी में चल के आज शाम को थाली लेके पीटा जाए। यही तो हुआ है, थाली पिटवाया जा रहा है, दिया जलवाया जा रहा है। इससे हम क्या कोई साइंटिफिक लड़ाई लड़ने वाले हैं क्या? अच्छा रवि जी, एक सवाल यह है कि आप लगातार इस पर कोरोना के दौरान काफ़ी आपने अध्ययन भी किया है, विदेश के डॉक्टर से भी आपकी लगातार बातचीत हो रही है और शास्त्रियों से भी बातचीत हो रही है। इस संकट से बाहर निकलने के लिए आपके पास कोई ऐसा ठोस सुझाव है जिस पर आप लगातार अध्ययन कर रहे हैं? कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, सरकार को भी हम चाहते हैं कि वो उन तक वो ये बातें पहुँचे, वो सुने या ना सुने, लेकिन जनता तो कम से कम समझे कि अभी भी बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि अब स्थिति हाथ से निकलता चला जा रहा है। अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके सहारे चीजों को, खास करके अर्थव्यवस्था को ही ले या फिर कोरोना की लड़ाई को ही लोए, उस पर हम मजबूती के साथ, अभी भी हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है जिसके सहारे हम बाहर निकल सकते हैं। बहुत कुछ हाथ से चला गया है संतोष जी। आप इस तालाबंदी में क्यों गए? आपको वहां जाना पड़ेगा। जनवरी फरवरी के महीने में आप अमेरिका से किसी को बुलवाकर कार्यक्रम कर रहे थे, सरकारें गिराने में लगे हुए थे और इस तरह की बातों का मजाक उड़ा रहे थे। पूरा देश आपने बंद किया। उसकी जगह 100 एयरपोर्ट पे इतनी ही ताकत लगाकर अगर स्क्रीनिंग की गई होती तो हम आज इस स्थिति में नहीं आते। दूसरा, हमने तालाबंदी की, उसका मकसद बताया कि महाभारत की लड़ाई 18 दिन में जीत लेते, हम 21 दिन में जीत लेंगे। तो क्या होता है कि धार्मिक, हम सब धार्मिक हैं, हम सब इन महान ग्रंथों का पाठ करते हैं, तो इनका इस्तेमाल करके आप तर्कों को बचा लेते हैं, सवालों से अपने आप को बचा लेते हैं। अब आप बताइए, 21 दिन तो चला गया, 18 दिन भी चला गया, तो क्या आप किसी प्रकार की जीत की स्थिति में हैं? नहीं। आप तीसरी बार भी जाने के बाद भी आपकी जो स्थितियां हैं बीमारी के फैलने की, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की, इस तरह की चीजों को आप बंदोबस्त नहीं कर पाए हैं। आप अपने लोगों को शिक्षित नहीं कर पाए हैं। आप अपने तरह से जो टेस्टिंग की बात है, कल ही WHO ने कहा है संतोष जी कि टेस्टिंग आपको करते रहनी पड़ेगी। जितना ज्यादा आप टेस्ट करेंगे उतना ही ज्यादा लोगों को एलिमिनेट करके उनको अलग करेंगे और बाकियों को आप छोड़ेंगे। लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। आपने जरूर बताया कि इतने दिन, 47 दिन बाद आप 95,000 या 1 लाख प्रतिदिन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप राज्यों के हिसाब से जाएं तो बिहार जैसा इतना बड़ा राज्य है जहां कोरोना का संक्रमण फैलते हुए 650 आसपास पहुंच गया है, एग्जैक्ट आंकड़ा आप जानते होंगे, वहां पर क्या टेस्टिंग हो रही है, वहां पे कितने टेस्टिंग हो रही है? बहुत ही खराब प्रदर्शन। आप चले जाइए गुजरात में क्या टेस्टिंग हो रही है, अहमदाबाद में क्या टेस्टिंग हो रही है। तो हमने इतने दिनों के बाद भी अपनी स्थिति बेहतर नहीं की है। जो डॉक्टर कम्युनिटी, उसे लगता था कि समाज में वो सर्व प्रतिष्ठित है, उसका आदर है, उसकी आवाज है, आज आप देखिए संतोष जी कि आज डॉक्टर कम्युनिटी के पास आवाज नहीं है। वो भीतर की अव्यवस्थाओं के बारे में बोल नहीं सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की पहरेदारी उस पर लग गई है। तो इसलिए निकलने का जो रास्ता है वो यही था कि इन 47 दिनों में आप इस बीमारी से लड़ने की व्यवस्थाओं को बेहतर करते। वो आपने नहीं किया। आपने तमाम उद्योगों को चरमराने के लिए छोड़ दिया। आपको लगा कि कोई भावुकता भरा भाषण दे देंगे, लोग उसमें चले जाएंगे। लेकिन ठीक है, उसका नतीजा क्या निकला है? उसका नतीजा 0 है। अब हम फंस गए इस दलदल में। हम अब निकल के भी कभी नहीं निकल पाएंगे जब तक इस बीमारी का कोई दवा ना ढूंढ ले। हम निकल के, अब सरकारें बेचैन हो रही है। राज्य सरकारों के भरोसे ये लड़ाई छोड़ दी गई। उनके पास संसाधन अब सूख रहे हैं। तो रवि जी, हम एक ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा हम आपको रोकना चाहेंगे। एक ब्रेक के बाद, 1 मिनट बाद फिर हम आपके पास पहुंचे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। हम रवीश जी से चर्चा बीच में कमर्शियल ब्रेक के कारण हमको ब्रेक लेना पड़ा था। रवीश जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि क्या किया जा सकता है, मतलब एक पत्रकार के रूप में एक आम लोग इस वायरस से बाहर निकलने के लिए, या फिर जो व्यवस्थाएं उत्पन्न हो रही है, जो अर्थव्यवस्थाएं, क्योंकि अगर 30 दिनों में ये हाल है, आज 50 दिन है, ये हाल इनकी है कि सारी अर्थव्यवस्थाएं इनकी खत्म हो चुकी है। शराब का दुकान खोलना पड़ रहा है, पेट्रोल पंप पर टैक्स बढ़ाना पड़ रहा है, तो सरकार जो संसाधन जुटाने के लिए जो भी सिरिंज निकालने की कोशिश है, उस कोशिश में लगे हुए हैं वो। लेकिन जो बाकी लोग हैं जो चाहते हैं कि हम इससे बाहर निकलें, बहुत, क्योंकि कम से कम अभी भी बिहार में 60% आबादी अपने गांव में रहती है, जो अपने तरीके से अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को अभी भी उस चेन को बनाए हुए हैं, उसमें वो जूझ रहे हैं। बारिश के बेमौसम बारिश के कारण तो कुछ लेबर भी बाहर से आए हैं। एक चर्चा हो रही थी कि ये जो मजदूर वापस लौटे हैं बिहार में, अमूमन पहले ये माना जाता था कि पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में अनस्किल्ड लेबर है, लेकिन हम इस बार देख रहे हैं कि जो मजदूर आए हैं वो काफी स्किल लेबर हैं, जो तमिलनाडु से आए हैं, केरल से आए हैं। ये एक बड़ा फर्क दिख रहा है बिहार के मजदूरों की क्वालिटी में भी। तो ये एक संभावना है कि बिहार में इस तरह के मजदूरों को कैसे रोका जाए। जी, मैं एक शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं पर करता हूं। ये सब बोगस बातें हैं, पूरी तरह से बोगस बातें। वो स्किल्ड लेबरर आए हैं, उस स्किल के लोग पहले से वहां भी रहने वाले लोगों के पास भी उतना ही स्किल है क्या आपके पास? अगर कोई तेलंगाना से राइस मिल में काम करने वाला स्किल्ड लेबर आया है तो आप 4 दिन में राइस मिल बनाने वाले हैं? नहीं ना। तो आपके पास था क्या, है क्या जो आप इतने सारे स्किल का आप इस्तेमाल कर लेंगे? तो उससे आप देखिए, गांव देहात को समझने वाले लोग हैं, ये लोग बाहर कमाकर गांवों में पैसा भेजते थे तो गांव की अर्थव्यवस्था चलती थी। इस बार ये उधार लेकर गांव आए हैं, इनके पास पैसा नहीं है, जो पैसा था वो रास्ते में लुट गया है। तो अब ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर एक तरह से बोझ है। गांव में मजदूरी की दर गिर जाएगी, कम पैसे में लोगों को काम करना पड़ेगा। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो कई बार आड़ लेती थी भारत की अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को, वो इस बार नहीं संभाल पाएगी। ये फोटो क्लियर हो जाना चाहिए कि बिहार के पास ना ऐसा ब्लूप्रिंट कभी था, ना कभी है, ना कभी होगा। जो वर्तमान राजनीति वहां की जो दिखती है उसमें सेफली कहा जा सकता है कि इतने कौशल का वो इस्तेमाल कर सके। ठीक, नंबर 1, ये कौशल जहां पर था जिन राज्यों में, आप याद कीजिए कि इस तालाबंदी से पहले ही भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी। भाई, किसी ग्लोबल नेता के बगल में फोटो खिंचा लेने से आप उसके बराबर के थोड़ी हो जाते हैं। हो जाए हम तो चाहते हैं, लेकिन आप पहले हो जाइए, फिर उसको आने दीजिए फोटो खिंचाने के लिए। लेकिन आज आप एक्सपोज हो गए ना। आज आपकी इकोनॉमी, जो 6 साल से आप बता रहे थे कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, आप 2 लाख करोड़ रुपया भी नहीं बांट सके, ना स्टेट को, ना लोगों को, ना कर्मचारियों को, किसी को कुछ नहीं बांट सके। अब देंगे क्या देंगे पता नहीं। तो दुनिया के जो बाकी देश निकले हैं वो इसलिए निकल सके क्योंकि उन्होंने इस बीमारी को लड़ने का जो मेडिकल साइड है उसको ठीक किया है, उस पे काबू पाया है, लोगों को जागरूक किया है, लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया है। रोज अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यहां तो राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं, लोग थाली बजाने चला जाता है, कोई सवाल ही नहीं पूछता है उनसे। अब ये सवाल ज्यादा मत छेड़िएगा, नहीं तो पता चला अक्षय कुमार इंटरव्यू कर रहा है। सो छोड़ दीजिए ये सवाल, वो इंटरव्यू नहीं दे सकते, ना सवाल का जवाब होगा उनके पास। इस तरह से हम और आप बैठकर बात करने लगे, तो अब उसको छोड़ दीजिए। तो लोगों ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को ठीक किया, अपने हेल्थ पैरामीटर को ठीक किया, और तमाम तरह के डॉक्टरों, रिसर्च को, सबको, संसाधनों को देखते हुए उस साइड को ठीक किया। तो उससे चीजें निकली हैं, लेकिन पूरी तरह से उनकी अर्थव्यवस्था नहीं दौड़ रही है। कुछ बंदिशें हैं, सख्त बंदिशें हैं, जैसे आप दक्षिण कोरिया निकला, ताइवान का उदाहरण देखिए ना, छोटा सा देश है, छोटा सा देश है, और वो चीन के बगल में था, जिसके बारे में कहा गया कि ये बर्बाद हो जाएगा कोरोना से, लेकिन वहां 20 लोग भी नहीं मरे, इतने दिन हो गए। क्यों? क्योंकि उसने सबसे पहले 31 दिसंबर के बाद से ही अपने एयरपोर्ट को सील कर दिया था, और उसने लोगों को भरोसा लिया। उसके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, इस महामारी के विशेषज्ञ हैं वो, और वहां भी एक तरह से नेशनल कमांड बन गया, सारे मंत्री मिलकर काम करने लगे। यहां तो किसी को पता ही नहीं है
47 दिन के बाद भी संतोष जी ये टीम इंडिया नजर नहीं आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं हम बिहार जाने वालों का पैसा दे देंगे, बिहार दे दे, बिहार कुछ बोलता नहीं है। बिहार वाले 4 दिन से कुछ भी पहले बोलते रहे इनको मत भेजिए, फिर बोलने लगे भेजिए तो ट्रेन से भेजिए। तो पता चल रहा है कि इतने दिन गुजर जाने के बाद हमने इस लड़ाई से लड़ने के लिए कोई टीम इंडिया नहीं बनाई, कोई नेशनल कमांड सेंटर नहीं बनाया है। एक ही चिंता में हम हैं कि इनकी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कितनी है। तो 79% क्यों कहते हैं खुश रहने के लिए, 100% कहिए। अगर इस वक्त देश में सबसे ज्यादा जरूरी चीज यही हो गया है तो इसी को कीजिए। शायद क्या पता 300% लोकप्रियता हो जाने से अर्थव्यवस्था की चुनौतियों से हम निकल जाएंगे। अगले 4 साल तक इन सवालों को आप भूल जाइए, कुछ नहीं होने वाला है। बोगसबाजी, बकवास बातें रवि जी एक सवाल और है, आखिरी सवाल आपसे होने जाने वाला कुछ नहीं। ये जो केरल का मॉडल है, जो कल पहली बार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने भी तारीफ की कि केरल के मॉडल को फॉलो करना चाहिए देश के अन्य राज्यों को भी। ये केरल का मॉडल क्या है, मतलब केरल किस तरीके से अपने आप को, क्योंकि सबसे पहला मजदूर ही जो मरीज खुद क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं संतोष जी? जी संतोष जी, देश के स्वास्थ्य मंत्री खुद क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? खुद क्यों नहीं देश को बता रहे हैं कि ये केरल का मॉडल है? आपको पता है 11 अप्रैल के दिन आगरा में सिर्फ स्क्रीनिंग हुई थी कुछ लोगों की, उसको लेकर बताया गया कि हमारा कोई आगरा मॉडल है और वहां 700 के करीब संख्या पहुंचने वाली है। उस एक शहर में एक जर्नलिस्ट की कोविड-19 से मौत हो गई है। अब आप उसकी बात नहीं, आप तब भी केरल बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन केरल का नाम लेने में आपने देर कर दी। और आप पॉलिटिक्स के तहत आप सिर्फ ऑन रिकॉर्ड होने के लिए कह रहे हैं। आप बताइए कि आप इस देश में कोई नेशनल कमांड, इसका मतलब है कि इस देश में अभी भी कोई नेशनल कमांड सेंटर नहीं है। अगर होता तो स्वास्थ्य मंत्री को यह कहने की जरूरत नहीं होती कि आप केरल के मॉडल से सुनिए, सबको राज्यों को सीखना चाहिए। अगर नेशनल कमांड सेंटर होता इस महामारी से लड़ने के लिए तो हर राज्य की अच्छी चीजें, यूपी भी बहुत सारी अच्छी चीजें कर रहा होगा या बिहार भी कुछ अच्छी चीजें कर रहा होगा जो कि नहीं कर रहा है, ज्यादातर मैं देख रहा हूं, या कोई और राज्य कर रहा होगा, तो उसका आदान प्रदान अगर नेशनल कमांड सेंटर से जाता होता तो बेहतर होता। तो इसलिए केरल की उपलब्धि को आप छोड़ दीजिए, तो बाकी तो आप बताइए कि कई ऐसे देशों ने तालाबंदी के दौरान संतोष जी कई दिन ऐसे हासिल किए हैं जब कोई केस नहीं आया है, कोई केस नेशनल लेवल पर नहीं आया है। और हम जिला ढूंढ रहे हैं, कोई दूर दराज का जिला ढूंढ के बता रहे हैं हाँ इतने जिले में नहीं हुआ, लेकिन जब वहां हो जा रहा है तो तब हम फिर चुप हो जा रहे हैं। तो इसलिए केरल ने एजुकेशन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और कम्युनिकेशन, ये 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं कि आप किस तरह से जनता के साथ संवाद कर रहे हैं। बहुत जरूरी होता है इस वक्त कॉन्फिडेंस में लाना, वो आपने किया नहीं। हाँ जरूर आप में बड़ी काबिलियत है कि आप बोलते हैं कि थाली बजाने के लिए तो लोग सोचना छोड़ देता है, थाली बजाने चला जाता है। वो बजा के दिखा दिया कि इस तरह की हरकतें करने के लिए देश हमेशा तैयार है। लेकिन आप वही लोगों को देखिए वो शराब की लाइनों में कैसे चले गए खुद लाइनों में और डिस्क्रेडिट कर रहे हैं मजदूरों को। जो बेचारा भूखा है वो शराब की लाइन में नहीं गया था। तो इसलिए हम केरल की मॉडल को कभी भी राष्ट्रीय स्तर पर उसका हम जश्न नहीं मना पाएंगे। वो पॉलिटिक्स होती रहेगी, अभी भी चल रही है पॉलिटिक्स। उस केरल को भी खूब परेशान किया गया है। चलिए रवि जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और इतना वक्त आपने दिया। और जो हमें चीजें निकालनी थी, जिन चीजों को लेकर हम रवि जी से जुड़े थे कि एक नेशनल कमांड होनी चाहिए सभी लोगों को, कि एक जो राज्य बेहतर काम कर रहा है, क्योंकि सब लोग जब तक साथ नहीं आएंगे इस महामारी से हम अपने आप को बाहर नहीं निकल पाएंगे। केरल मॉडल में भी बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। बिहार में भी क्वारंटाइन सेंटर को लेकर जो प्रयोग हो रहा है वो भी एक अपने अपने तरीके से उसके अध्ययन करने की जरूरत है। यूपी सरकार ने भी बहुत अच्छे काम किए। अगर तमाम ऐसी सरकारों में जो अच्छे काम किए जा रहे हैं, नेशनल कमांड एक अगर हो कि भाई उन अच्छे कामों को एक साथ संकलित करके हम उन चीज़ों को हर स्टेट में लागू कराएं, तो ये एक बहुत टीम इंडिया की जरूरत। आप इंडिविजुअल इस लड़ाई से बाहर नहीं निकल सकते हैं, टीम इंडिया की जरूरत है। और बिना टीम इंडिया को आप इस लड़ाई से बाहर निकल नहीं सकते। रवि जी ने कि पूरी बातचीत के दौरान ये बड़ी बातें उन्होंने बताई कि टीम इंडिया की तरह हमें लड़ना होगा।